नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने विधान भवन जाकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शिवसेना ने उद्धव के अलावा नीलम गोरे को भी अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। नीलम ने भी अपना नामांकन दायर कर दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे परिवार के दूसरे ऐसे सदस्य बनने जा रहे हैं जो चुनावी प्रक्रिया से गुजरते हुए विधान परिषद तक पहुंचेंगे। आज नामांकन दायर करने पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी मौजूद रहे। इनके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत भी वहां पर पहुंचे थे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से कई अहम मुद्दों पर सीएम का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। इस बारे में खुद अमन अरोड़ा ने जानकारी दी है। देखो, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਜੋ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗੋ-ਡਾਂਗੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝਲਕ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਹਦੀ 6.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ 20,950 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, तेलंगाना 3.52 करोड़ की आबादी है और 10,901 करोड़ कमा लेंदा है, हरियाणा साडे तो छोटा राज है, घट आबादी है 2.53 करोड़, ये 6200 करोड़ रुपया शराब तो पिछले साल दे विच कमाया, ते पंजाब जिहदी की आबादी 2.77 करोड़ है वो महज पिछले साल 5,026 करोड़ के उपर ਉਹਦੀ इनकम रेवेन्यू शराब तो क्यों रह गया? ये सिर्फ और सिर्फ शराब माफी की वजह करके और मुख मंत्री होने के नाते और संबंधित मंत्री होने के नाते एक्साइज महकमे का यदि सिद्धम सीधी जिम्मेवारी है जी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नाल संबंधित है, उन्होंने जिम्मेवारी बनती है। और मैं इस चिट्ठी के विच भी लिखा है कि मेरे को सारे डॉक्यूमेंट है कि दस्तावेजी प्रूफ है कि किस तरीके दे नाल जदों दा देश दे विच लॉकडाउन कर्फ्यू लग्या कोरोना की वजह करके पंजाब का जिहड़ा शराब माफिया है वो पंजाब सने दूजे राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र किस तरीके दे नाल शराब की समगलिंग कर रहे, पंजाब के मालीए नूं चूना लगा रहा है, ये सारे दस्तावेजी सबूत मेरे को हैगे, जे दिखा भी सकदा। सो मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बेनती है कि इस माफिया नूं नत्थ पाओ। जे तुहाडे कोल कोई पारदर्शी साफ सुथरी नीयत और नीति वाली पॉलिसी नहीं है तो सानू आम आदमी पार्टी नूं टाइम दो, असीं तुहानूं आके दसांगे, समझावांगे कि किस पॉलिसी नूं अडॉप्ट करना चाहिए पंजाब नूं, ताकि शराब का मालिया जिहड़ा अज महज 5,5200 करोड़ के उपर खड़ा है सीधा 10-11,000 करोड़ ते जा सकदा, डबल हो सकदा है, पर उहदे लई एक साफ सुथरी पारदर्शी पॉलिसी चाहिए है। इहदे लई मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं अज पत्र लिखिआ ते उम्मीद करदे हां कि ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ सीरियसली ले। कोरोना वायरस के संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ, कानपुर और आगरा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कानपुर, मेरठ और आगरा की विशेष समीक्षा की जाए और इन जनपदों में तैनात नोडल अधिकारी प्रतिदिन सुबह और शाम को अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें। उन्होंने कहा कि इन तीनों जनपदों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो और साथ ही तीनों जनपदों में कोविड-19 केयर की कमान 3 वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों को भी सौंपी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के टेक्नोलॉजी दिवस पर अटल जी और अब्दुल कलाम जी को याद किया है। आज का दिन बहुत ही भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 11 मई 1998 को हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को औपचारिक तौर पर एक बड़ी
न्यूक्लियर ताकत के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। पोखरण का जो विस्फोट है उसको करके उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण को और दुनिया के सामने भारत को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। डॉक्टर APJ कलाम जो हमारे भारत के बाद में राष्ट्रपति बने, उनको एक महान वैज्ञानिक के रूप में और एक महान राष्ट्रपति के रूप में, और अटल जी को एक महान प्रधानमंत्री के रूप में आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और इतना बड़ा टेक्नोलॉजी की सफल परीक्षण के बाद सारे देश के वैज्ञानिकों ने ये तय किया था कि हर वर्ष 11 मई को हम इस दिवस को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करें। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर और लक्ष्मी नगर इलाके में एक ही रात में 2 ट्रक पुलिस ने पकड़े हैं। इन ट्रकों में करीब 100 मजदूरी करने वाले लोग सवार थे, जिन सबको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही ट्रक मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर इसका खासा असर पड़ा है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है। लॉकडाउन के हर दिन का नुकसान 30,000 करोड़ है। इसका मतलब पिछले 50 दिन में 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और भारत का जो कुल बजट है केंद्र सरकार का वो 30 लाख करोड़ है। ऐसी परिस्थिति में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत के संदर्भ में और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो लॉकडाउन है ये कोई रचनात्मक रणनीति नहीं है। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो लॉकडाउन से हमें स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 50 दिन में हमारे अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ पाई है कि अगर सीरियस केसेस, गंभीर केसेस अस्पताल जाते हैं तो उनको सही चिकित्सा मिल सके। मजदूरों को लेकर बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने कहा कि बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों में कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते सरकार की ओर से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को लेकर बंगाल सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। राम कृपाल यादव ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। थोड़ी चिंता का विषय है कि प्रवासी मजदूर जब विभिन्न राज्यों से बिहार में जा रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर अब तक के हिसाब से जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो एक चिंताजनक स्थिति हो गई है। सरकार वहाँ सतर्क है और बहुत निगरानी रख रही है और उसकी व्यवस्था कर रही है। और चिंता का विषय, बंगाल की सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। केंद्र के साथ या दूसरे राज्यों के साथ कोई तालमेल नहीं है। वहाँ की शासन व्यवस्था पता नहीं क्या सोच रही है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार को भी फंसे हुए जो मजदूर प्रवासी हैं या अन्य दूसरे कामकाजी लोग गए हैं, पर्यटन के लिए गए हैं, उन सब पर विचार करना चाहिए और सारे जो गाइडलाइन हैं गृह मंत्रालय का उसको फॉलो करते हुए उनको भेजने का उपाय करना चाहिए। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। वहीं देश के कई राज्यों के मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं और रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसके चलते आज से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो रही है। वहीं इस पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने जानकारी दी है। देश के अंदर तीसरा लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि तीसरे लॉकडाउन का जो समय सीमा है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 17 मई जो है तीसरे लॉकडाउन की वो लास्ट डेट है, यानी कहीं ना कहीं तीसरे लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। बात करें प्रवासी मजदूर जो हैं वो जो दिल्ली के अंदर फंसे हुए हैं या फिर और राज्यों में फंसे हुए हैं वो अपने घरों तक जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरा सरकार ने
अपनी गाइडलाइन के अंदर एक सुविधाएं निकाली हैं लोगों के लिए, ताकि ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि वो अपने घरों तक जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब ट्रेनें चलेंगी तो जो मजदूर है वो अपने घर जाना चाहता है और वो घर जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यानी कि वो पैदल भी जाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जब सरकार ने कोशिश की है कि हाँ उनके लिए ट्रेनें चलाई जाएँ और यहाँ तक कि उनके से किराया भी नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ जब वो मजदूर अपने घर जाएगा तो शायद उसको सुकून मिलेगा। मगर बात करें जिस तरीके से रेलवे विभाग ने लगभग 15 ट्रेनें चलाने की कोई कवायद की गई है कि 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। बात करें जिस तरीके से मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा 11 मई से यानी कि आज से स्टार्ट की गई है और लगभग जो प्रक्रिया है यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया है जो है वो बुकिंग की वो आज 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं मजदूर जो है या फिर कहीं जो लोग बाग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक कह सकते हैं सुविधाएँ भी हैं उसके अंदर। कहीं मेडिकल चेकअप के साथ साथ उनसे फीवर वगैरह भी चेक किया जाएगा और हर तरीके से सुविधाएँ जानकारी उसके अंदर भरनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है, जिस तरीके से वो जानकारी भरते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की ऑनलाइन जो बुकिंग है वो स्वीकार कर ली जाएगी। मगर बात करें कि जिस तरीके से जब नई दिल्ली स्टेशन के पास पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं नई दिल्ली स्टेशन के अंदर जब एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों की फीवर वगैरह या फिर खांसी वगैरह या फिर और भी जो दिक्कतें हैं या वो चेक की जाएंगी ताकि उन लोगों को कोई दिक्कतें ना हो और उनके द्वारा किसी को भी कोई दिक्कतें ना हो। मगर जिस तरीके से सुविधाएँ देने की बात है तो रेलवे प्रशासन की तरफ से उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी दी जाएगी और यहाँ तक कि मास्क वगैरह का भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ उन लोगों के घरों तक पहुँचाने की जो कवायद है वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर मजदूर हैं वो अपने घरों तक जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। गुजरात से यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पहुंची। छत्तीसगढ़ में पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। ट्रेन में सवार होकर छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक, विद्यार्थी और कामगार बिलासपुर पहुंचे हैं। इस दौरान स्टेशन पर प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त भी देखे गए और सभी का स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद ही क्वारंटीन सेंटर के लिए उन सबको रवाना किया गया। बता दें कि यह ट्रेन अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, बीना, कटनी और पेंड्रा रोड होते हुए बिलासपुर पहुंची है। तो जिस तरीके से लगातार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि जो भी प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पर फंसे हुए हैं और वो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कुछ प्रक्रियाओं के तहत गुजरना होता है। और इसी के चलते ये जो ट्रेन है गुजरात से जो चली थी वो बिलासपुर पहुंची है छत्तीसगढ़ में और इसमें सभी जो प्रवासी मौजूद थे उनको पूरे तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर की तरफ रवाना किया गया। हरियाणा के पिहोवा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है, जिसके बाद सिख संगत में काफी रोष है। इसी को लेकर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह गोविंद नगर पहुंचे और संगत से मुलाकात की। इसके बाद मंत्री संदीप ने यहां पर कहा कि SIT इस मामले की जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SP ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ SIT ਟੀਮ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਚਿਤ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਦੀ ਦੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और इस बैठक में पंजाब एक्साइज पॉलिसी समेत लेबर लॉ पर चर्चा हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुंदर अरोड़ा, विजेंद्र सिंगला, मनप्रीत सिंह बादल और चिरंजीत सिंह चन्नी समेत कई मंत्री मौजूद हैं।
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अहम बैठक कर रहे हैं और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन विशेष तौर पर पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है और लेबर लॉ पर चर्चा फिलहाल की जा रही है। और इस अहम बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। और ख़ास बात यह भी है कि जिस तरीके से विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच जो खींचतान चल रही है, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन हो रहा है, ये जानकारी मिल पा रही है। और फिलहाल ये अहम बैठक जारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में चर्चा की जा रही है पंजाब की एक्साइज पॉलिसी और लेबर लॉ पर, श्रमिक कानून को लेकर के जिस तरीके से कई अन्य राज्यों ने भी श्रमिक कानूनों में बदलाव किया है, इसी को लेकर के पंजाब सरकार भी अब विचार कर रही है। इसी पर मंथन चल रहा है और ख़ासतौर पर के एक्साइज पॉलिसी पर मंथन किया जा रहा है। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक फिलहाल चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी और लेबर लॉ पर। आपको बता दें, बैठक में कैबिनेट मंत्री सुंदर अरोड़ा, विजेंद्र सिंगला, मनप्रीत सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी इस बैठक में शामिल हैं और इनके अलावा भी कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बैठक चल रही है कैबिनेट मंत्रियों की और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, अगर कैबिनेट बैठक की बात करें तो अब से कुछ देर पहले ये कैबिनेट बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक का सिंगल एजेंडा था एक्साइज पॉलिसी और एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये फैसला हुआ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं उनको अधिकृत किया गया है कि एक्साइज पॉलिसी में अगर किसी तरह के बदलाव करने हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके लिए कहीं ना कहीं अधिकृत है। वो खुद अपने लेवल पर विचार विमर्श करने के बाद वो बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इस कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा था जिसमें सीधे तौर पर मंत्रियों की तरफ से ये बात कही गई थी कि जिस तरह की शब्दावली चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह की थी मंत्रियों के साथ, उस शब्दावली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एजेंडा भी पास किया गया कि करण अवतार सिंह जो है वो इस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी वजह से करण अवतार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उनकी जगह होम सेक्रेटरी सतीश चंद्रा जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे और सीधे तौर पर यहाँ पर मनप्रीत सिंह बादल स्टेटमेंट देते हुए नजर आए। उन्होंने बयान दिया है कि जिस भी मीटिंग के अंदर अब करण अवतार सिंह शामिल होंगे वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो करण अवतार सिंह के साथ अब एक टेबल पर नहीं बैठ सकते क्योंकि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल चीफ सेक्रेटरी ने पिछले दिनों किया था वो बर्दाश्त से बाहर है। अब यहाँ पर यही देखने वाली बात रहेगी कि मंत्रियों और जो कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी के बीच में ये विवाद चल रहा है, इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या भूमिका अदा कर पाते हैं और क्या करण अवतार सिंह जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं उनको उनके ओहदे से तय समय से पहले ही बर्खास्त किया जाता है या फिर नहीं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए विनीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो बैठक हो रही थी ये ख़त्म हो चुकी है कुछ ही देर पहले और इस बैठक में अहम जो बात निकल कर के सामने आई है वो ये है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही अधिकृत किया गया है। वो जो चाहें इस पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं और इसके अलावा जो खींचतान चल रही थी मंत्रियों और जो चीफ सेक्रेटरी थी उनके बीच में, तो उस पर भी प्रस्ताव पास किया गया है। इसी के चलते होम सेक्रेटरी इस बैठक का हिस्सा बने थे, चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर 7,204 मामले सामने आ चुके हैं। 1959 लोग ठीक हो चुके हैं और 47 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले अभी तक सामने आए हैं। यहाँ पर अभी तक 22,171 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 4,199 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 832 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना के बढ़ते केस सभी की चिंता बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद से कोरोना केस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के नारंगी क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी के बारे में बोलते हुए उपायुक्त पीयूष सिंगला ने बताया कि सरकार के जरिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ऑरेंज जोन में
स्टैंड अलोन की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है और इसके साथ ही कई दुकानों को छूट भी दी गई है। इस पर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस जो भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन लॉकडाउन 3 में जो ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए दी थी, उसी के तहत कुछ रिलैक्सेशन स्टैंड अलोन शॉप्स को उन सबको दी गई है। और इसके साथ बहुत एक डिटेल रोस्टर डे वाइज फिक्स किया गया है। काफ़ी शहर वालों से काफ़ी तरह की रिप्रेजेंटेशंस डिमांड्स बार बार आ रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कि इस तरह का रिलैक्सेशन दिया गया है। टाइमिंग सेम रहेगा 8 से 1, पर जो कुछ ट्रेड्स हम ओपन कर रहे हैं उनके डेज स्टैगर किए गए हैं। कुछ मंडे को हैं, 2 दिन ट्यूसडे को हैं, इस तरीके से डिफरेंट डेज वाइज शेड्यूल बनाया है ताकि लोगों को सभी चीज़ मिलती रहें। पर मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको बनाए रखें और किसी तरह का उसमें वो ना करें, उसको लाइट ना लें। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी अगर कोई शॉप पे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो ना किया गया। और हम नहीं चाहते कि हम इस तरह के मेजर्स लें, बट अगर किसी तरह से भी वायलेशन होगी तो उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाएं। यूपी के गोंडा में सैंपल की रिपोर्ट में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है और सभी मरीजों को कोविड लेवल 1 अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। दरअसल ये सभी लोग पहले से ही आइसोलेटेड थे और पॉजिटिव केसों की कुल संख्या 18 थी, जिनमें से 2 की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। तो वहीं जनपद में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। हरियाणा के अंबाला शहर से 7 बसें यूपी के लिए पूरी व्यवस्था के साथ रवाना की गई हैं। 7 बसों में 272 श्रमिकों को यूपी के बागपत, सहारनपुर और शामली के लिए रवाना किया गया है। सभी श्रमिकों को पूरी व्यवस्था के साथ अंबाला से खाना खिलाकर और उनके लिए खाना पैक कर प्रशासन ने उन्हें भेजा है। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी श्रमिकों को दिए गए हैं। अंबाला से शामली के लिए गई 3 बसों में 122 और बागपत के लिए 2 बसों में 83 और सहारनपुर के लिए भेजी गई 2 बसों में 67 लोगों को भेजा गया है। वहीं श्रमिकों ने खुशी जताते हुए कहा है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अपने घर पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्हें अब हौसला मिल गया है। परेशानी तो सर बहुत थी हमको, पर आज इतनी खुशी है सर उसका कोई ठिकाना नहीं है। पर सर हम आज 6 दिन से निकले हुए थे सर, जंगल से कहाँ से गए, 3 जगह मार भी खाए हैं सर हम लोग। और उसके बाद वहाँ से निकले हैं, यहाँ आए हैं सर। हम अपना पहुँच भी गए थे कुछ दूर तक, फिर वहाँ से हमको पुलिस ने मिला, फिर वहाँ से यहाँ ले आए। कल हम यहाँ पे आए हैं और सर हम यहाँ रोटी पानी सब कुछ मिल रहा था। पर सर उम्मीद टूटी थी जी, उम्मीद तो पूरी टूट गई थी, क्योंकि सर हर जगह पे पुलिस मिलते थे सर। हम लोगों को 2-3 जगह मारे भी थे, बोले यहाँ से लौट जाओ। एक बार हम लोगों को बॉर्डर पे भी छोड़ के आए, वहाँ से आ नहीं पाए थे सर। फिर जो वहाँ से हम लोग निकल कर फिर दोबारा आए सर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी देखो साथ में हैं, कितना लेके सर बच्चे। सर जी हम लोग सर जी वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे सर जी। हम लोग को खाने को नहीं था सर जी रूम में, हम लोग के पास पैसे भी नहीं था। हम लोग कैसे करके सर जी वहाँ हम लोग निकले रात में। हम लोग 7 दिन सर जी पैदल चले हुए, खाना खाए हुए। जो रास्ते में सर लोग मिले, हम लोग को खाना खिलाए, हम लोग को यहाँ तक आए। हम लोग शिमला बॉर्डर पार करके ऊपर गए, फिर सर जी यहाँ आए हम लोग को सर जी बहुत सुविधा मिला सर जी। 2 दिन से हम लोग खाना खाए सर। तो उम्मीद थी इससे पहले कि घर सर जी उम्मीद नहीं था सर जी, फिर भी हम लोग को सर जी घर जाना था सर। हम लोग को खाने के नहीं था सर, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब कितनी खुशी है सर जी? बहुत खुशी है सर जी, बहुत ज़्यादा खुशी है सर जी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भेजी जा, कितनी बसें लगाई गई? मैं SS अम्बाला कैंट हरियाणा रोडवेज। तो आज यहाँ से अपना सैनी धर्मशाला से शामली 122 3 बसें हैं और सहारनपुर 67 2 बसें हैं और भागवत 84 2 बसें हैं। और इनको सैनिटाइज करके सब खाना दे के और मास्क लगाकर यहाँ से भेजा जा रहा है और पुलिस की कस्टडी में, और इनका मेडिकल करवा के यहाँ से इनको बड़े आराम से भेजा जा रहा है। स्टाफ का भी ख्याल रखा जा रहा है? हाँ, स्टाफ का भी पूरा ख्याल है। और हमारे हरियाणा रोडवेज से 5 इंस्पेक्टर वहाँ भेजे गए हैं और यहाँ से 3 बसें सहा गई है, 1 सजादपुर गई हैं और 4 बसें हमने दिन में सुबह एक मोथरा, सहारनपुर, भागपत और शामली भेजी। हरियाणा के रेवाड़ी में लॉकडाउन में प्रवासियों को किराया और बिजली बिल न देने पर मकान मालिक ने बिजली कनेक्शन काट दिया और शौचालय पर तालाबंदी कर दी है। उन्हें मकान से निकाल देने की धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, प्रवासियों का आरोप है कि 5 महीने के बच्चे के लिए रखे चंद रुपयों को भी उसने छीन लिया, जिसके बाद प्रवासियों ने समाज सेवी एडवोकेट कैलाश चंद से संपर्क किया और कैलाश चंद की मदद से पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की समस्याएं सुनी। वहीं कैलाश चंद ने बताया कि अब प्रवासियों के बिजली कनेक्शन फिर से जुड़वा दिए गए हैं और मकान मालकिन
से लिखित में पत्र लिखवाया गया है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा वो किराया नहीं मांगेंगी और न ही उन्हें परेशान करेंगी। दिया जो दूध वाले पैसा रखा था बच्चे के लिए, वो पैसे ना बिजली बिल बोला कमरे किराया माफ है, बिजली बिल के पैसा तुम लोग को लगेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो लाट के काट दिया जाएगा। अच्छा। बिजली बिल ले गया है 800 रुपये, 10 रुपये यूनिट लेता है। 10 रुपये गाँव अब फंसा में कैसे जाऊंगी, परेशानी हो रही है। परेशानी है, बच्चे रास्ते में दूध मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। कितने साल का बच्चे? ये 3 साल का, ये 5वां महीना चल रहा है। शिकायत इसलिए दी है जी, मेरे लाइट कट गया है, मैं जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से काम हम करते नहीं है जी, और काम नहीं करते हैं। उसके बाद पैसे के लिए तंग करता है, पैसे मेरे से मांगा, पैसे था नहीं, मेरे कनेक्शन काट दिया। मेरे बच्चे छोटा छोटा है, ऐसे तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से मांग चांग के खा रहे हैं, क्या करें बताओ। कभी खाना आता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है नहीं खाते हैं, पैसे के लिए तंग करता है। पैसे नहीं देने के कारण मेरा कनेक्शन काट दिया, बच्चे से बाहर निकल के खड़े हैं रोड पे बिहार का। अब काम तो अभी नहीं लग रहा है जी, नहीं लग रहा। ये सब किराया दे दिया जी, जिसको जिसको था वो दे दिया, मेरे पास था नहीं जी। मैं तो मजदूरी पर नहीं जाते हैं, एक इसको से हाँ उससे भी धमका के पैसा लिया गया है, उसका भी बच्चे का दूध के। मैंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी कार्रवाई के लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा कि भाई इस प्रकार मजदूरों को परेशान न किया जाए। अभी तो दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया गया था और वहाँ जो झुग्गियों का मालिक है, प्लाट का मालिक है, उसने लिख के दे दिया कि अभी मैं लॉकडाउन के दौरान अभी किराया नहीं मांगूंगा, उसके बाद में ही किराया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।